हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आइएगा, हम आपको इससे पहले बायो में आपको जो पहले टॉपिक पढ़ाए थे, जीव में पोषण, जीव जंतुओं में क्या चीज़, श्वसन। जीव जंतुओं में श्वसन। इसके पहले जो आपको टॉपिक पढ़ाए थे जीव जंतुओं में श्वसन, इसमें हम बताए थे कि दो तरह का पढ़ना आपको, एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव और दूसरा का क्या चीज़ था आपका, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव पहला आपको पढ़ना था एक कोशिकीय जीव। बताएगा एक कोशिकीय जीव में अमीबा पैरामीशियम। बताइए एक कोशिकीय जीव में कौन सा विधि होता है, विसरण विधि। कौन सा विधि होता है, विसरण विधि होता है। बताइए अमीबा में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा होता है, त्वचा। कल ये सब को चर्चा कर दिए थे। बताएगा मछली में श्वसन, मछली में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विसरण विधि, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मछली का श्वसन अंग क्या चीज़ है, गिल्स। हम लोग का श्वसन अंग क्या चीज़ है, फेफड़ा। मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा। तिलचट्टा का श्वसन अंग ट्रैकिया। तिलचट्टा का क्या चीज़ है, ट्रैकिया। ये सब कल के चर्चा में कर दिए थे कल। अच्छा बताइएगा, अगर वायु में घुले हुए ऑक्सीजन को छाटना है तो क्या चीज़ का प्रयोग होता है, फेफड़ा का। और जल में घुले हुए ऑक्सीजन को छाटना है तो गिल्स। मछली में क्या चीज़ पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। बताएगा आपका अमीबा है जो क्या चीज़ से सांस करता है, त्वचा से। बताएगा केचुआ क्या चीज़ से सांस करता है, त्वचा से करता है। क्या चीज़ बोलते हैं, तिलचट्टा क्या चीज़ है, श्वसन अंग ट्रैकिया है। तिलचट्टा का क्या चीज़ है, ट्रैकिया। मनुष्य का श्वसन अंग, मछली का गिल्स। ये सब का चर्चा कल ही कर देते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मनुष्य में श्वसन। किस में पढ़ने जा रहे हैं, मनुष्य या मानव बोलिए, मनुष्य में श्वसन। आ जाइएगा यहाँ पे, मनुष्य में श्वसन पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में श्वसन देखिएगा यहाँ पे। मनुष्य में श्वसन की शुरुआत नासा छिद्र से होती है। कहाँ से होती है, नासा छिद्र। मनुष्य में श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है, नासा छिद्र। हम बताए थे पहला आपका था नासा छिद्र, नासा कपाट। नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद बताइए क्या चीज़ था आपका, लंग्स। लंग्स के बाद ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइलिस और एल्वियोली। एल्वियोली के बाद फिर जाके आपका रक्त में मिलेगा जो श्वसन है, जो ऑक्सीजन एल्वियोली छाट के रखेगा वो किसको दे देगा, रक्त को। और रक्त कहाँ पहुँचा देगा, कोशिका तक। रक्त कहाँ पहुँचाएगा, कोशिका तक। तो पहले बताएगा श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है, मनुष्य में श्वसन की शुरुआत नासा छिद्र से। कहाँ से होती है, नासा छिद्र। नासा छिद्र, नासा कपाट। जो आपका ये हड्डी है ये नासा कपाट कहलाएगा। नासा छिद्र, नासा कपाट। उसके बाद बताइएगा फेरिंक्स, लैरिंक्स। नासा छिद्र, हाँ, फेरिंक्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया। उसके बाद लंग्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका ट्रैकिया है। हम बताए थे ट्रैकिया की लंबाई कितना होता है, 10 से 11 सेंटीमीटर। ये आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया। इसका लंबाई बताएगा कितना है, 10 से। अब यही ट्रैकिया आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाता है। यही ट्रैकिया आगे जाकर कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। यही ट्रैकिया जो आगे जाकर के भैया 2 भागों में बढ़ता है, इसी को बोलते हैं ब्रोंकाइल। क्या चीज़ बोलते हैं, ब्रोंकाइल। और इसमें बहुत सारा जब गुच्छा निकल जाएगा तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाइलिस। जब बताइए ट्रैकिया 2 भागों में बैठेगा तो उसे क्या चीज़ कहेंगे, ब्रोंकाइल। क्या चीज़ कहते हैं, ब्रोंकाइल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका फेफड़ा बनेगा, ये आपका फेफड़ा है, ये आपका फेफड़ा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिएगा, यही ब्रोंकाइल है। बताओ जब ट्रैकिया आगे 2 भाग में बढ़ता है, ट्रैकिया कितने भाग में बढ़ता है, 2 भाग में, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाइल। वही ब्रोंकाइल में बहुत सारा गुच्छा निकल जाएगा इस तरह करके, इस तरह करके। ये आपका हो जाएगा। ये बताइए क्या चीज होता है आपका, ब्रोंकाइलिस। ये आपका क्या चीज हो जाएगा, ब्रोंकाइलिस, ब्रोंकाइलिस। ये आपका ब्रोंकाइलिस हो जाएगा। तो पहला आएगा, पहला क्या चाहिए आपका, नासा छिद्र, नासा कपाट। नासा छिद्र, नासा कपाट। नासा कपाट के बाद क्या हो जाएगा, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। उसके बाद लंग्स। लंग्स में जाके ट्रैकिया कितने भागों में बढ़ जाता है, 2। ये भैया 2 भाग में पाता है, इसी को बोलते हैं ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइल। बताएगा ट्रैकिया जाके आगे फेफड़ा में कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भाग में, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइल। यही ब्रोंकाइल में बहुत सारा फिर बढ़ जाता है। ब्रोंकाइल आगे जाकर के और भी बहुत सारा भागों में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकाइलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइलिस, ब्रोंकाइलिस, ब्रोंकाइलिस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइलिस। ब्रोंकाइलिस में अंगूर के गुच्छे के समान आकृति पाई जाती है, जिसको एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली, एल्वियोली। इसी को कुपिका बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, कुपिका। तो पहले बताएगा मनुष्य में श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है,
नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स, उसके बाद लंग्स में जाकर ट्रैकिया कितने भागों में बढ़ जाएगा? 2 भाग में। उसको क्या चीज बोलेंगे जाकर के? ब्रोंकाइल। ब्रोंकाइल के बाद ब्रोंकाइलिस। ब्रोंकाइलिस पे अंगूर के गुच्छे के समान आकृति पाई जाती है, उसे क्या चीज बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। अच्छा बताइए, ट्रैकिया की लंबाई कितना सेंटीमीटर होता है? 10 से 11 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 10 से 11 सेंटीमीटर। आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप सांस जो ले रहे हैं, सांस आपका जो सांस है जो ट्रैकिया से होते हुए कहाँ जाएगा? नीचे। यहीं पे आपका पाया जाता है फेरिंग्स, उसके बाद क्या चीज पाया जाता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही बोलते हैं स्वर यंत्र। क्या चीज बोलते हैं? स्वर यंत्र। जहाँ से हम लोग का आवाज निकल रहा है, जहाँ से हम लोग की क्या चीज निकल रहा है? आवाज। यहाँ से देखेगा आवाज, यहीं पे इपिग्लोटिक्स पाया जाता है। स्वर यंत्र के पास ही क्या चीज पाया जाता है? इपिग्लोटिक्स, जो आपको श्वसन को और भोजन वाला, श्वसन और भोजन को अलग करता है। श्वसन और भोजन को क्या चीज करता है? अलग। भोजन को आपको पाचन वाला के भाग में भेज देगा, आहार नाल में भेज देता है, और श्वास को आपको किस में भेज देता है? ट्रैकिया में भेज देता है। किस में भेज देता है? ट्रैकिया में। तो पूछेगा कि बताइए, भोजन और श्वसन को अलग कौन करता है? इपिग्लोटिक्स। भोजन और श्वसन को अलग कौन करता है? इपिग्लोटिक्स। इपिग्लोटिक्स कहाँ पे पाया जाता है? स्वर यंत्र के पास। बॉक्स को क्या चीज बोला जाता है? लैरिंग्स बोला जाता है। लैरिंग्स, LAYRNX। बताएगा, स्वर यंत्र को इंग्लिश में क्या चीज बोला जाता है? लैरिंग्स। इसी को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। क्या चीज बोला जाता है? वॉइस बॉक्स। बताएगा, हम लोग में आवाज जहाँ से निकल रहा है उसी को वॉइस बॉक्स। सिंपल सी बात है, जहाँ से आवाज निकलेगा उसे क्या चीज बोला जाता है? वॉइस बॉक्स। तो हमारे अंदर क्या चीज पाया जाता है? वॉइस बॉक्स पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? वॉइस बॉक्स। अच्छा, हम लोग में लैरिंग्स पाया जाता है कि सैरिंग्स पाया जाता है? अब पक्षियों में आवाज निकलता है, उस सैरिंग्स होता है। पक्षियों में क्या चीज होता है? सैरिंग्स होता है। SARYNX। तो बताइएगा, पक्षियों में क्या चीज पाया जाता है? सैरिंग्स। हम लोग में क्या चीज पाया जाता है? लैरिंग्स पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? लैरिंग्स पाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अब इसके अंदर आइएगा भैया, हमारे अंदर जो गैसों को जो हम सांस लिए थे, सांस के माध्यम से, तो उसमें बताइए ऑक्सीजन भी गया था, कार्बन डाइऑक्साइड भी गया था, और नाइट्रोजन भी गया था। तो इस सबको छांटने का काम कौन करता है? एल्वियोली। छांटने का काम कौन करता है? एल्वियोली। एल्वियोली छांट करके ऑक्सीजन को रख लेता है। ऑक्सीजन को क्या चीज करता है? रख लेता है। और यही जो हमारा हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड आता है, ब्लड फेफड़ा में आता है। हार्ट से ब्लड कहाँ आएगा? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में ऑक्सीजन को मिला देगा, कहेगा तुम लेके जाओ शरीर में। समझ में? तो बताएगा, हार्ट से ब्लड कहाँ आता है? फेफड़ा में। अब फेफड़ा में क्या चीज मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब मिलता है, जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, जब ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड में क्या चीज मिलता है? ऑक्सीजन। तो उसको हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन। जब बताएगा, जब ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जब ब्लड में क्या चीज मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो बताएगा, गैस को छांटने का काम कौन करता है? एल्वियोली। गैसों को छांटने का काम कौन करता है? एल्वियोली। गैसों का आदान प्रदान करता है एल्वियोली। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? एल्वियोली। गैसों का छांटने का काम कौन करता है? एल्वियोली। बताएगा, ये ऑक्सीजन को छांट के किसके लिए रखता है? ब्लड के लिए। जब यहाँ ब्लड आएगा तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, यही ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक जाता है। यही ऑक्सीजन हमारी कहाँ तक जाता है? कोशिका। तो पूछेगा, हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? ब्लड। अब ब्लड का कौन सा भाग? इसमें हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड में क्या चीज पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। यही हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेकर जाता है। पूछेगा कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाएगा तो उसे कौन सा हीमोग्लोबिन कहते हैं? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर जाता है ब्लड के शरीर के कोशिकाओं तक। शरीर के कहाँ तक लेके जाता है? कोशिकाओं तक। यही कोशिका तक हीमोग्लोबिन है जो पहुंचाता है। और जब वहाँ ग्लूकोज टूटेगा तो क्या चीज बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था उसको लेकर आएगा, पकड़ के ब्लड पकड़ के लेकर आएगा, और उसको कहाँ पहुंचा देगा? फेफड़ा में। इधर से लेके गए थे क्या चीज? ऑक्सीजन। वहाँ ग्लूकोज टूटेगा तो बनेगा क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ से पकड़ के क्या चीज लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ छोड़ देगा? ला करके फेफड़ा में। यही फेफड़ा फिर सांस छोड़ते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो बताइए, ऑक्सीजन को शरीर के अंदर कौन लेके गया था? ब्लड। ब्लड में कौन सा? हीमोग्लोबिन। जब ब्लड ऑक्सीजन को जब ब्लड में हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को लेकर जाएगा तो उसे क्या चीज बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा तो उसे क्या चीज बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या चीज बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे समझिएगा, तो पूछेगा कि बताइए, हमारे फेफड़ा में, लंग्स में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? कोशिका। या इसी को एल्वियोली बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? एल्वियोली। अब यहाँ से हमारे बताएगा, फेफड़ा से ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। पूछेगा कि रक्त का कौन सा भाग है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। उधर से लेके कौन आता है? हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा तो उसे क्या चीज कहते हैं? और जब ऑक्सीजन लेके जाएगा तो, अब यहाँ पे समझिए, ध्यान दीजिए, फेफड़ा क्या चीज को छाट के रख ले? किसको चक्कर में?
हीमोग्लोबिन के चक्कर में। जब ब्लड आएगा तो ब्लड में क्या चीज़ है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लेके जाएगा तो इसको क्या चीज़ बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या चीज़ बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब बताएगा ये हीमोग्लोबिन उधर से जब कोशिकाओं में जब पहुंचा दिया, सब कोशिका में पहुंचा दिया ब्लड ऑक्सीजन को, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा तो क्या चीज़ बनेगा? ग्लूकोज टूटेगा। ग्लूकोज टूटेगा तो क्या चीज़ बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहाँ से पकड़ के लाएगा कि चल तो घुमा के लेके आते हैं और ला के फेफड़ा में छोड़ देगा। समझ में आया? तो बताएगा जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेकर आएगा, लेके गया था क्या चीज़? उधर से लेके क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड के लेके आएगा तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या चीज बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो पूछेगा कि बताइए इधर से ऑक्सीजन को कौन लेके गया था? हीमोग्लोबिन। उधर से कौन लेके आया था? हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया तो उसे क्या चीज बोलेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या चीज बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ बीमारी ऐसे होती है जिसमें फेफड़ा प्रभावित होता है, जैसे टीबी का नाम सुने हैं? टीबी का नाम, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, निमोनिया हो गया। टीबी या निमोनिया नामक बीमारी में जो आपका ये फेफड़ा है, लंग्स है, इसमें एल्वियोली में छेद हो जाता है। एल्वियोली में क्या चीज हो जाता है? छेद, जिससे ऑक्सीजन ये सब छाटने में ज़्यादा दिक्कत होता है। तो पूछेगा किस बीमारी में हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है? तो टीबी और किस में? निमोनिया में। इसमें बलगम भर जाता है, बलगम, जिसको हम लोग कफ बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? कफ। ये एल्वियोली को ही जाम कर देता है। तो पूछेगा किस बीमारी में हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है? तो किस में होता है? टीबी और निमोनिया में। टीबी और निमोनिया में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त में। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अच्छा यहाँ पे समझिएगा, ये आपका फेफड़ा है, ये आपका फेफड़ा है, ये आपका फेफड़ा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका फेफड़ा है। बताएगा फेफड़ा में कितने, जब ये यहाँ पे ट्रैकिया दो भाग में बांटता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाइल। और वही ब्रोंकाइल जब बहुत सा भागों में बढ़ जाएगा तो ब्रोंकाइलिस। ब्रोंकाइलिस के जो सीरा होता है उस पर अंगूर के गुच्छे के समान आकृति पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली क्या करता है? गैसों का छाटने का काम करता है या आदान प्रदान करने का काम करता है। अब बताओ यहाँ पे आपका हार्ट है, ये आपका क्या चाहिए? यहाँ पे हार्ट है, इधर हार्ट है। जब यहाँ से ब्लड इसमें आएगा तो बताओ ऑक्सीजन को लेकर आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज को लेकर आएगा? ये अशुद्ध ब्लड होगा जो यहाँ से हार्ट से आपका फेफड़ा में जो ब्लड आएगा, ये शुद्ध ब्लड आएगा क्या? अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया। किसको लेकर के आया? कार्बन डाइऑक्साइड को। और जब यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाएगा, फेफड़ा से क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजन। तो जब फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके जाएगा तो उससे कौन सा ब्लड कहेंगे? शुद्ध ब्लड कहेंगे। कौन सा ब्लड कहते हैं? शुद्ध। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है तो शुद्ध ब्लड होगा क्या? शुद्ध ब्लड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ तो अशुद्ध। अशुद्ध ब्लड कहाँ से? शरीर से फेफड़ा में आएगा कि फेफड़ा से शरीर में जाएगा? शरीर से किधर? फेफड़ा में। और जब फेफड़ा से शरीर में जाएगा तो कौन सा ब्लड? शुद्ध ब्लड। और शरीर से फेफड़ा में आएगा तो अशुद्ध ब्लड। बताएगा अशुद्ध ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहेगा कि ऑक्सीजन? अशुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाएगा तो उसे कौन सा ब्लड कहेंगे? और जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ब्लड को कौन लेकर, ऑक्सीजन को कौन लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेकर आता है? हीमोग्लोबिन। लाने का भी काम वही करता है हीमोग्लोबिन, और ले जाने का भी काम वही करता है। अब यहाँ पे समझिएगा, हमारे शरीर में कितने फेफड़ा पाए जाते हैं? दो, एक दायां और एक बायां। दायां फेफड़ा आपका बड़ा होता है, बायां फेफड़ा क्या होता है? छोटा। क्योंकि बायां फेफड़ा के जस्ट बगल में आपका हार्ट पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है, जिस कारण हम लोग का बायां फेफड़ा क्या होता है? छोटा होता है। दायां फेफड़ा क्या होता है? बड़ा। अब यहाँ ध्यान दें, फेफड़ा को सुरक्षित रखने के लिए हमारे अंदर रिप्स पाए जाते हैं। क्या चीज पाए जाते हैं? रिप्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फेफड़ा को सुरक्षित करने के लिए हमारे अंदर 12 जोड़ी पसीलियाँ पाई जाती है। कितना जोड़ी? 12 जोड़ी पसीलियाँ। यही जो पसली यहाँ पे देखिएगा आपका, ये 12 जोड़ी, 12 को इधर होता है, 12 को इधर होता है। तो पूछेगा कि बताइए फेफड़ा को सुरक्षा करने के लिए क्या चीज पाया जाता है? पसीलियाँ पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? पसलियाँ। कितना जोड़ी? 12। मतलब 12 को इधर, 12 को इधर, तो टोटल क्या हो गया? 24 को। अब बीच में एक होता है एक्सटर्नल होता है जो दोनों को जोड़ के रखता है। जो बीच वाला हड्डी होता है ये दोनों को क्या चीज करने का काम करता है? जोड़ करके। तो इसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो 12 को इधर है, 12 को इधर, 12 क्या हो गया? 24 को। अब बीच में जोड़ने का काम करता है, उसको क्या चीज कहते हैं? एक्सटर्नल कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? एक्सटर्नल। जो जोड़ के रखा हुआ उसे क्या चीज कहते हैं? एक्सटर्नल कहते हैं। तो बताएगा हमारे अंदर फेफड़ा को सुरक्षित करने के लिए कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 12 को। उस बीच में क्या चीज जोड़ के कौन रखा हुआ होता है? एक्सटर्नल जोड़। बताएगा गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? एल्वियोली। गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? एल्वियोली करता है। बताएगा जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेके जाएगा तो क्या चीज कहलाएगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा तो? अच्छा बताएगा हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन को कौन ले जाने का काम करता है? और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कौन?
हीमोग्लोबिन करता है। बताइएगा कौन सा बीमारी में हमारा फेफड़ा प्रभावित होता है? टीबी और निमोनिया। टीबी और निमोनिया में इसमें क्या होता है? एल्वियोली में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? छेद, जिसके कारण हमारा फेफड़ा है जो सही ढंग से गैसों का आदान प्रदान नहीं कर पाता है। गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? नहीं कर पाता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पहले समझिएगा, फिर से देखिएगा। पहला आपका क्या चीज़ है? नासा छिद्र, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स पे ही आपका पाया जाता है एपिग्लोटिक्स, जो आपको श्वसन और भोजन मार्ग को दोनों को अलग करता है। इसका भी बताएगा, ये जो आपका है कितने भाग में बढ़ जाता है? दो। इसको क्या चीज बोलते हैं? ब्रोंकाइल। यही दो भाग में बढ़ता है। ट्रैकिया ही आगे जाकर दो भाग में बढ़ता है, जिसे क्या चीज कहते हैं? ब्रोंकाइल। यही ब्रोंकाइल जाकर के बहुत सारे गुच्छों में बढ़ जाता है। यही ब्रोंकाइल बहुत सारे गुच्छों में बढ़ जाता है, जिसे क्या चीज कहते हैं? ब्रोंकाइलिस। और यही ब्रोंकाइलिस पर अंगूर के गुच्छे के समान आकृति पाई जाती है, जिसे क्या चीज कहते हैं? एल्वियोली। क्या चीज बोलते हैं? एल्वियोली। अब यहाँ पे देखिएगा, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, छोटा इतना खचरा है, इतना खचरा है कि मत पूछो। इधर से फुसला के लेके गया था किसको? ऑक्सीजन को। कहेगा चल तो घुमा के लाते हैं। किसको घुमा के लाएगा? ऑक्सीजन। इधर से लेके गया फुसला करके। देखिए, इसी चलते कहा जाता है कि दुनिया में किसी पर विश्वास करने लायक नहीं है। समझ में? ये ऑक्सीजन इतना पागल था, और प्यार में फंस गया हीमोग्लोबिन को, और कह रहा है कि चल तो घुमा के लाते हैं। हीमोग्लोबिन क्या चीज कह रहा है? तो घुमा के लाते हैं। किसको घुमा के लाएगा? ऑक्सीजन को। लेके गया था ऑक्सीजन को घुमाने के लिए। और जब ऑक्सीजन को घुमाने के लिए कहाँ कहा था कि चल तो शरीर के अंदर घुमा के लाते हैं। ऑक्सीजन को घुमाने के लिए लेके गया, तो इसको बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन को लेके जा रहा था तो कौन सा हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ले जाकर के इसको फुसला के ले गया कि चल तो घुमा के लाते हैं। और जब शरीर में ले गया तो ले जाके छोड़ दिया, और वहां से छोड़ कर किसको पकड़ के लेके चला है? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो भैया जब ऑक्सीजन को फुसला के ले गया था तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे, और जब उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को फुसला के लाया तो उसको क्या कहेंगे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ला के छोड़ा कहाँ है? फेफड़ा में। इधर से ले गया था किसको? ऑक्सीजन को। कहाँ से ले गया था? फेफड़ा से। और उधर से लेके आया था किसको? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको भी धोखा दिया, इसको भी। इतना खचरा कि दुल्हन को धोखा दे ले। इन्हें से ऑक्सीजन को ले गया फुसला के, घुमा के लाते हैं, और उन्हें से किसको लेके आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड को कितना घुमा के दोनों के बीच रास्ता में छोड़ रहा है। किसी को शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचा के छोड़ दिया। ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुंचा दिया? कोशिका तक। और यहाँ से जब कोशिकाओं में जाकर ग्लूकोज को तोड़ा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब किसको तोड़ा? ग्लूकोज को। तो क्या चीज बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज को तोड़ेगा तो क्या चीज बनेगा? ऑक्सीजन जाकर के ग्लूकोज को तोड़ेगा तो क्या चीज बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कोशिका तक ग्लूकोज को पहुंचा दिया, ऑक्सीजन को पहुंचाया, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना। इसको वहीं पर छोड़ दिया, किसको लेकर चलाया? कार्बन डाइऑक्साइड को। और कहाँ लाके पटक देता है? फेफड़ा में। कहता है अब तुम समझो, अब हम चले, अब ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। समझ में? तो जब ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा तो कार्बोक्सी। ले जाने का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को? ब्लड। और ब्लड में कौन सा? हीमोग्लोबिन। ब्लड में कौन है? हीमोग्लोबिन। एक खतरा है, दोनों के साथ धोखा कर रहा है। सोच के देखिए, इधर से लेके गया था किसको? ऑक्सीजन को। उधर से लेके आया किसको? ऑक्सीजन को ले जाके कोशिका में छोड़ दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड को लाके फेफड़ा में छोड़ दिया। दोनों के साथ धोखा दे रहा। और फिर भी अभी तक कोई नहीं समझ रहा। समझ में? दोनों फसल है, दोनों एक दूसरे से एक चक्कर में चल रहा है। बताएगा यहाँ पे, तो हीमोग्लोबिन किसको लेके गया था? ऑक्सीजन को। कहाँ ले जाके छोड़ दिया? कोशिका तक। अब बताओ वहां से लेके आया किसको है? और कहाँ जाके छोड़ रहा है? फेफड़ा में। दोनों को तबाह करके रख ले। अब आएगा तो इसके श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है? पहला नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद बताएगा नासा कपाट। नासा कपाट। उसके बाद बताएगा फेरिंग्स। FAR फेरिंग्स। PHRYNX। फेरिंग्स के बाद बताएगा लैरिंग्स। LYRNX। लैरिंग्स के बाद बताएगा ट्रैकिया। TRACHE। ट्रैकिया के बाद बताएगा लंग्स। LUNGS। लंग्स में वही आगे जाके दो भाग में बटेगा। ट्रैकिया तो क्या होता है? ब्रोंकाइल। ब्रोंकाइल के बाद बताएगा ब्रोंकाइलिस के बाद बताएगा एल्वियोली। क्या होता है? एल्वियोली। बताओ एल्वियोली में उसके बाद कौन आएगा? एल्वियोली में कौन आके मिलता है? ब्लड। क्या आएगा? ब्लड का कौन सा भाग? हीमोग्लोबिन। ये किसको लेके जाएगा? ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन को लेके जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो क्या चीज बुलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा तो क्या चीज बोलेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, ये ऑक्सीजन को ले जाके कहाँ छोड़ देता है? कोशिका में। कहाँ छोड़ता है? कोशिका में। यही कोशिका में जाके फिर ग्लूकोज का क्या चीज करता है? तोड़ता है। यही कोशिका में ले जाकर किसको तोड़ेगा? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज को तोड़ के क्या चीज का प्रदान करेगा? ऊर्जा का। तो बताइए ग्लूकोज को तोड़ने में क्या चीज बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चीज बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो चलिएगा, अब इसके बाद पढ़ते हैं। आइएगा, लिखिएगा जल्दी। मनुष्य में श्वसन मार्ग। हेडिंग मारिएगा, मनुष्य में श्वसन मार्ग। हेडिंग जल्दी मारिएगा, मनुष्य में श्वसन मार्ग। आज मनुष्य वाला पूरा टॉपिक खत्म कर देना है। मनुष्य में श्वसन मार्ग।
लिखिएगा, मानव श्वसन करते समय जिस मार्ग का अनुसरण करता है, मानव श्वसन करते समय जिस मार्ग का अनुसरण करता है, मानव श्वसन करते समय, मानव श्वसन करते समय जिस मार्ग का अनुसरण करता है, मानव श्वसन करते समय जिस मार्ग का अनुसरण करता है, मानव श्वसन करते समय जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं, उसे क्या चीज कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। मानव श्वसन करते समय जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के श्वसन मार्ग, मनुष्य के श्वसन मार्ग, मनुष्य श्वसन करते समय जिस मार्ग का अनुसरण करता है, मनुष्य श्वसन करते समय जिस मार्ग का मतलब जिस रास्ते का प्रयोग करता है उसी को क्या चीज कहते हैं? मनुष्य का श्वसन है। देखिएगा, पहले मनुष्य में श्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है? नासा छिद्र, नासा छिद्र के बाद नासा कपाट, नासा कपाट के बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स, उसके बाद क्या चाहिए? ट्रैकिया, फेरिंक्स, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, उसके बाद बताइए फेफड़ा में जाइए, ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइलिस, उसके बाद क्या होगा? एल्वियोली, एल्वियोली के बाद फिर कहाँ मिलेगा? ब्लड में, ब्लड में ऑक्सीजन लेके जाएगा तो उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा तो उसको क्या चाहिए? कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन, और उसके बाद कहाँ पहुँचाएगा? ब्लड, जो ऑक्सीजन लेके गया था शुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड को कहाँ ले जाके छोड़ेगा? कोशिका में, यहाँ पे जाके क्या चीज टूटेगा? ग्लूकोज, यहाँ पे जाके क्या चीज टूटेगा? आपका ग्लूकोज, यही ग्लूकोज टूटता है तो क्या चीज बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और यही ब्लड फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके आएगा और फेफड़ा में लेके आके छोड़ देगा। तो बताइएगा, पहले देखिएगा यहाँ पे पहला क्या चीज है? नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइलिस, उसके बाद एल्वियोली, और उसके बाद ब्लड है, ब्लड के बाद क्या चाहिए आपका? सेल, कोशिका है, क्या चाहिए? कोशिका। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नासा छिद्र, यहाँ पे ध्यान, पहला नंबर नासा छिद्र, नासा छिद्र में ही देखिएगा बहुत सारे बाल पाए जाते हैं। नासा छिद्र में क्या चीज पाए जाते हैं? बाल, जो क्या चीज करता है? हवा को कंट्रोल करता है। सांस ले, कोई एक बार सांस लेगा हुमच के कस के दिक्कत हो जाएगा क्योंकि फेफड़ा में जाके दिक्कत होगा। दूसरा काम क्या चीज है कि आपको ये जो श्वसन है उसको कंट्रोल करता है। दूसरा, जो भी धूल कण वायुमंडल में धूल कण उड़ रहे हैं उस सबको क्या चीज करने का काम करता है? रोकने का काम करता है। दूसरा, नासा कपाट में आपका म्यूकस पाया जाता है। नासा कपाट के पास क्या चीज पाया जाता है? म्यूकस। नासा कपाट के पास भैया म्यूकस पाया जाता है, जो धूल कण जितने भी जाते हैं उस सबको क्या चीज कर लेता है? चिपका लेता है। उस सबको क्या चीज कर लेता है? चिपका लेता है, जिसके कारण अंदर आपका फेफड़ा में धूल कण नहीं जा पाता, क्योंकि चिपकाने का काम कौन कर रहा है? म्यूकस। तो क्या आप जो हवा में जो ले रहे हैं हवा, वो प्योर शुद्ध थोड़ी, उसमें धूल कण मिला हुआ है, तो धूल कण को चिपकाने का काम कौन करता है? म्यूकस। तो नासा छिद्र में बाल पाए जाते हैं जो हवा को अवरोध को रोकता है, और दूसरा जो करता है, दूसरा क्या चीज करता है? धूल कण को चिपकाने का काम करता है। नासा कपाट में आपका म्यूकस पाया जाता है जो धूल कण का। ये ग्रसनी क्या होता है? इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर होता है? 10 से 11 सेंटीमीटर, 10 से क्या चीज सेंटीमीटर? 11। उसके बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स पे आपको हम बताए थे कि यहाँ पे वॉइस बॉक्स पाया जाता है, इसी पे एपिग्लोटिक्स पाया जाता है जो श्वास और भोजन को क्या चीज करता है? अलग करता है। उसके बाद आपका जाके क्या चीज? ट्रैकिया आपके यहाँ पे हो गया। आपका ट्रैकिया, ये तो सांस को जाने के लिए फेफड़ा तक पहुंचाता है। श्वास नली जो ट्रैकिया है ये कहाँ तक गया हुआ रहता है? फेफड़ा तक। यही ट्रैकिया आगे जाके कितने भागों में बट जाता है? 2 भाग में। ट्रैकिया आगे जाके कितने भाग में बढ़ता है? 2, जिसको क्या चीज बोलते हैं? ब्रोंकाइल। यही ब्रोंकाइल जो आगे जाके और भी भागों में बढ़ जाता है जिसको क्या चीज बोलते हैं? ब्रोंकाइलिस। ब्रोंकाइलिस के ही अथी समूह आगे, ब्रोंकाइलिस के सिरा पर अंगूर के गुच्छे के समान, ब्रोंकाइलिस के सिरे पर अंगूर के गुच्छे के समान क्या चीज पाया जाता है? कुपिका। किससे क्या चीज पाया जाता है? कुपिका, जो ब्लड को क्या चीज, जो गैसों का क्या चीज करता है? छाटने का काम करता है, या गैसों का आदान प्रदान का काम करता है। गैसों का क्या चीज का प्रदान करता है? आदान प्रदान। फिर बताइएगा, जो टीबी हो गया या निमोनिया नामक बीमारी में कौन सा प्रभावित होता है? एल्वियोली प्रभावित होता है। उसके बाद बताएगा ऑक्सीजन में जो आपका कोपिका है, जो एल्वियोली है, वो ऑक्सीजन को जो छाट के रखा था किसमें मिला देगा? ब्लड में। जब ऑक्सीजन लेके जाए तो शुद्ध ब्लड कहलाएगा क्या? शुद्ध। अब बताओ, जब उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा तो अशुद्ध। जब ऑक्सीजन लेके जाए तो कौन सा ब्लड? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बताएगा ये ब्लड जो है कहाँ तक पहुँचाएगा? कोशिका तक। कोशिका में जाकर किसको तोड़ेगा? ग्लूकोज को। और ग्लूकोज को तोड़ने के दरमियान क्या चीज बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल्दी इसको उतारिएगा, मनुष्य का श्वसन मार्ग, जल्दी उतारिएगा। अब आएगा इसमें बारी बारी जितने भी मनुष्य का श्वसन मार्ग है उसको क्या चीज करना है? पढ़ना। तो पहला आएगा नासा छिद्र, लिख कर रख दीजिएगा, जल्दी जल्दी अब लिखना है। नासा छिद्र बताएगा ये नाक का पहला भाग होता है कि सबसे अंतिम भाग होता है? लिखेगा नाक का यह पहला भाग होता है, नाक का यह पहला भाग होता है, नाक का यह पहला भाग होता है, नाक का यह पहला भाग होता है। इसी के माध्यम से सांस अंदर जाता है, इसी के माध्यम से सांस अंदर जाता है।
नाक का यह पहला भाग होता है, नाक का यह पहला भाग होता है, नाक का यह पहला भाग होता है। इसी के माध्यम से सांस अंदर जाता है, इसी के माध्यम से सांस अंदर जाता है। बताएगा नासा छिद्र में छोटे छोटे क्या चीज पाए जाते हैं? बाल, जो धूल कण को क्या चीज करने का काम करता है? रोकने का। लिखिएगा नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। अगला पॉइंट में, नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो जो धूल कण को जो धूल कण को अंदर जाने से रोकता है, जो धूल कण को अंदर जाने से रोकता है, जो धूल कण को अंदर जाने से रोकता है। नासा छिद्र में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जो धूल कण को अंदर जाने से क्या चीज करता है? रोकता है। आगे आएगा दूसरा नंबर पढ़ना है नासा कपाट। जल्दी नासा कपाट लिख के डैश दीजिएगा। दूसरा नंबर नासा कपाट लिखिएगा, यह नाक का पिछला भाग होता है। नासा कपाट लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा यह नाक का पिछला भाग होता है, यह नाक का पिछला भाग होता है, जिसमें क्या चीज पाए जाते हैं? बताइए जल्दी, जिसमें क्या चीज पाया जाता है? म्यूकस। जिसमें क्या चीज पाया जाता है? म्यूकस, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो चिपकाने का काम करता है। लिखिएगा यह नाक का पिछला भाग होता है, यह नाक का पिछला भाग होता है, जिसमें म्यूकस पाया जाता है, जिसमें म्यूकस पाया जाता है, जिसमें म्यूकस नामक चिपचिपा पदार्थ 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 पाया जाता है, जो धूल कण को चिपकाने का काम करता है, जिसमें म्यूकस नामक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो धूल कण को चिपकाने का काम करता है, जो धूल कण को चिपकाने का काम करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिएगा, नासा कपाट में ही ओला फैक्ट्री पाया जाता है, ओला फैक्ट्री ओला फैक्ट्री लोब पाया जाता है। यहाँ पे समझिएगा नासा कपाट में क्या चीज पाया जाता है? ओला फैक्ट्री लोब पाया जाता है। जो भी कोई चीज़ हम खाते हैं, जैसे घर में कोई चीज़ बन रहा है तो हमको पता कैसे चल जाता है कि बगल वाला ही मुर्गा बन रहा है कि मछली? तो सुगंध पता करने के लिए नासा कपाट में क्या चीज पाया जाता है? ओला फैक्ट्री पाया जाता है। तो पूछेगा कि बताइए ओला फैक्ट्री, जिससे हमको सुगंध का पता चलता है, ओला फैक्ट्री। और ओला फैक्ट्री कहाँ पाया जाता है? नासा कपाट में। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, नासा कपाट के पास ओला फैक्ट्री लोब पाया जाता है, नासा कपाट के पास ओला फैक्ट्री लोब पाया जाता है, नासा कपाट के पास ओला फैक्ट्री लोब पाया जाता है, नासा कपाट के पास ओला फैक्ट्री लोब पाया जाता है, लोब पाया जाता है, पाया जाता है, जो हमें सुगंध का महसूस कराता 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 है। आगे आइएगा, तीसरा नंबर पढ़ना आपको जाकर के ग्रसनी, फेरिंग्स। ग्रसनी लिख के उसके बगल में फेरिंग्स लिखिएगा, फेरिंग्स। लिखिएगा। अच्छा बताइएगा ग्रसनी में यहाँ पे बताएगा स्वर तंत्र और ये क्या चीज बोलते हैं? पाचन तंत्र। स्वर तंत्र और पाचन तंत्र दोनों आके जुड़े होते हैं कि सिर्फ स्वर तंत्र? दोनों। तो लिखिएगा ग्रसनी में लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, इसमें स्वर तंत्र एवं पाचन तंत्र, स्वर तंत्र एवं श्वसन तंत्र कर दीजिएगा, स्वर तंत्र बोल रहे हैं। इसमें श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र, इसमें श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों आकर जुड़े होते हैं, इसमें श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों आकर जुड़े होते हैं। इसमें श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों आकर मिलते हैं कर दीजिएगा, जुड़े होते हैं नहीं, फिर दोनों एक साथ अटैच रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र दोनों आकर मिलते हैं, दोनों आकर क्या होते हैं? मिलते हैं। लिखिएगा मुख गुहा का पिछला भाग, या मुख गुहा का पिछला भाग होता है, या मुख गुहा का पिछला भाग होता है, या मुख गुहा का पिछला भाग होता है।
यह मुख्य गुहा का पिछला भाग होता है। यह मुख्य गुहा का पिछला भाग होता है। आगे लिखिएगा, यह मुख्य गुहा का पिछला भाग होता है। लिखिएगा, यह नासिका कपाट के नीचे, यह नासिका कपाट के नीचे, यह नासिका कपाट के नीचे, यह नासिका कपाट के नीचे एवं मुख्य गुहा के पीछे पाया जाता है। यह नासिका कपाट के नीचे एवं मुख्य गुहा के पीछे पाया जाता है। यह नासिका कपाट के नीचे तथा मुख्य गुहा के पीछे पाया जाता है। आगे लिखिएगा, इस मार्ग से भोजन एवं वायु दोनों जाते हैं। इस मार्ग से भोजन एवं वायु, इस मार्ग से भोजन एवं वायु दोनों जाते हैं। इस मार्ग से भोजन एवं वायु दोनों जाते हैं। लिखिएगा अगला पॉइंट में, ग्रसनी निगल मार्ग के माध्यम से, ग्रसनी निगल मार्ग के माध्यम से, ग्रसनी निगल मार्ग के माध्यम से ग्रसनी निगल मार्ग के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रसनी निगल मार्ग के माध्यम से, ग्रसनी निगल मार्ग के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ा होता है। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट में, ग्रसनी स्वर यंत्र के द्वारा, ग्रसनी स्वर यंत्र के द्वारा, ग्रसनी स्वर यंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ा होता है। ग्रसनी स्वर यंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ा होता है। ग्रसनी स्वर यंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ा होता है। अगला नंबर पे आइएगा, चौथा नंबर, स्वर तंत्र, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। स्वर तंत्र, स्वर तंत्र, स्वर तंत्र। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्वर तंत्र को वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में बताएगा, पक्षियों में लैरिंग्स पाया जाता है कि सैरिंग्स पाया जाता है? सैरिंग्स पाया जाता है। ये क्या चीज करता है? आपको ग्रसनी, जो ग्रसनी लैरिंग्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको जो यहाँ पे फेरिंग्स है, फेरिंग्स को ट्रैकिया से जोड़ने का काम करता है। जो स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र, यहाँ ध्यान दीजिए, जो स्वर तंत्र है फेरिंग्स को किससे जोड़ने का काम करता है? ट्रैकिया को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि बीच में है आपका जो लैरिंग्स है, कहाँ है? बीच में। तो फेरिंग्स और ट्रैकिया को क्या करने का काम करता है? जोड़ने का काम करता है। तो लिखिएगा जल्दी, लिखिएगा, यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का काम करता है। यह ग्रसनी, ग्रसनी मतलब क्या चीज? फेरिंग्स की लैरिंग्स, फेरिंग्स। यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का काम करता है। श्वास नली को ही इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य करता है। यह ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का काम करता है। अच्छा बताएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिएगा, आपका जो लैरिंग्स है, ग्रसनी को ऊपर पाया जाता है कि नीचे पाया जाता है? कहाँ पाया जाएगा? नीचे। ग्रसनी आपका ऊपर वाला भाग हो गया, उसके नीचे पाया जाता है। यहाँ पे ये आपका हो गया जाकर के। तो बताएगा, यह ग्रसनी से कहाँ पाया जाता है? नीचे। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। लिखिएगा अगला पॉइंट में, यह आवाज निकालने में मदद करता है। 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 इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसलिए इसे वॉइस बॉक्स कहते हैं। आगे लिखिए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स, क्योंकि आवाज निकालने का काम कर रहा है, इस चलते इसको वॉइस बॉक्स बोला जाता है। आवाज का बक्सा,
वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। आगे लिखेगा जाकर के, स्वर तंत्र के दीवार, स्वर तंत्र के दीवार, स्वर तंत्र के दीवार, स्वर तंत्र के दीवार उपास्थियों के 9 टुकड़े के द्वारा बनी होती है। स्वर तंत्र के दीवार, स्वर तंत्र के दीवार उपास्थि, उपास्थि का मतलब होता है हड्डी। स्वर तंत्र के दीवार उपास्थि के 9 टुकड़े, उपास्थि के 9 टुकड़ों के द्वारा बनी होती है। स्वर तंत्र के दीवार उपास्थि के 9 टुकड़े द्वारा बनी होती है। उपास्थि का मतलब छल्ले पाए जाते हैं, 9 टुकड़े द्वारा बनी होती है। आगे लिखिएगा, बताइएगा पक्षियों में वॉइस बॉक्स के काम कौन करता है, सायरिंग्स। तो लिखिएगा पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सायरिंग्स करता है। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सायरिंग्स करता है। सायरिंग्स, SARYNX, SARYNX, सायरिंग्स। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सायरिंग्स करता है। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सायरिंग्स करता है। हम लोग में क्या चीज पाया जाता है, लैरिंग्स, और पक्षियों में क्या चीज पाया जाता है, सायरिंग्स। हम लोग में आवाज़ भैया लैरिंग्स की वजह से निकलता है, और पक्षियों जो चाइन चाइन आवाज़ करता है, चिड़चिड़ाहट का आवाज़ होता है, उसमें पक्षियों में क्या चीज का जो आवाज़ करता है वो किसकी वजह से होता है, सायरिंग्स की वजह से होता है। आगे लिखिएगा, अगला लिखिएगा जाकर के, पक्षियों में लैरिंग्स की जगह पर सायरिंग्स पाया जाता है। पक्षियों में लैरिंग्स की जगह पर सायरिंग्स पाया जाता है। पक्षियों में बताइएगा फायरिंग्स की जगह पे क्या चीज पाया जाता है, लैरिंग्स की जगह पे क्या चीज पाया जाता है, सायरिंग्स पाया जाता है। आगे लिखेगा, अच्छा बताइएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक वयस्क मनुष्य में देखिएगा दोनों, जब लड़का हो या लड़की हो, दोनों में आवाज़ बचपन में दोनों का पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो लड़का का आवाज़ कैसे होता जाता है, भारी, और लड़कियों का आवाज़ कैसा होता जाता है, पतला। यही कारण है आपका लैरिंग्स का वजह, क्या चीज़ का वजह के कारण, लैरिंग्स का, क्योंकि धीरे लड़कों में जो आपका लैरिंग्स धीरे धीरे बड़ा होता है और आवाज़ भारी होते जाता है, और लड़कियों का आवाज़ कैसे होते जाता है, पतला। यही कारण है। तो लिखिएगा जल्दी, वयस्कता से पहले, वयस्कता से पहले, वयस्कता मतलब उम्र बढ़ने से पहले, वयस्कता, वयस्कता, वयस्कता से पहले, पहले मेल और फीमेल में, वयस्कता से पहले मेल और फीमेल में दोनों में लैरिंग्स समान होता है। वयस्कता से पहले मेल और फीमेल में दोनों में लैरिंग्स समान होता है। वयस्कता से पहले मेल और फीमेल में दोनों में लैरिंग्स समान होता है, समान होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद मेल में लैरिंग्स बड़ा होता है। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद मेल में लैरिंग्स बड़ा होता जाता है। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद मेल में लैरिंग्स बड़ा होता जाता है। बड़ा होता जाता है, जिस कारण लड़कों का आवाज़ भारी होता है, जिस कारण लड़कों का आवाज़ भारी हो जाता है, जिस कारण लड़कों का आवाज़ भारी हो जाता है। जिस कारण लड़कों का आवाज़ कैसे हो जाता है, भारी हो जाता है। आगे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे कि स्वर यंत्र के पास ही आपका एपिग्लोटिक्स पाया जाता है। स्वर यंत्र के पास ही क्या चीज पाया जाता है, एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स, ग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स। देखिएगा, स्वर यंत्र के पास ही क्या चीज पाया जाता है, एपिग्लोटिक्स पाया जाता है, जो श्वास को और भोजन को क्या चीज करता है, अलग। भोजन को आपको आहार नाल में भेजता है और श्वास को आपको किस में भेज देता है, श्वास नली में भेज देता है। तो आगे लिखिएगा, देखिएगा, जब हम कुछ निगलते हैं, अगला पॉइंट में यहीं पे लिख लीजिए, पहले एक पॉइंट लिखिएगा, लैरिंग्स के पास ही एपिग्लोटिक्स पाया जाता है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, लैरिंग के पास ही एपिग्लोटिक्स पाया जाता है। लैरिंग्स के पास ही एपिग्लोटिक्स पाया जाता है।
पाया जाता है। लैरिंक्स के पास एपिग्लोटिक्स पाया जाता है जो भोजन एवं श्वास को अलग करता है, जो भोजन एवं सांस को सही रास्ता प्रदान करता है, जो भोजन एवं सांस को सही रास्ता प्रदान करता है, जो भोजन एवं सांस को सही रास्ता प्रदान करता है, जो भोजन एवं सांस को क्या चीज करता है, सही रास्ता प्रदान करता है। आगे लिखिएगा, जब हम कुछ निगलते हैं, अगला पॉइंट में, जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिक्स क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जिससे भोजन, बताओ, जब हम कुछ खाना खाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब कुछ हम खाना खाते हैं तो एपिग्लोटिक्स क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो क्या बताओ, उस आहार नाल में जाएगा कि श्वास नली में जाएगा? आहार नाल में, क्योंकि एपिग्लोटिक्स श्वास नली को बंद कर देता है। यहाँ पर ढक्कन लगा होता है, श्वास नली को बंद कर दिया तो अब भोजन उधर नहीं जा पाएगा, ये किस में चल जाएगा, आहार नाल में। तो एपिग्लोटिक्स का कुछ नहीं करना, सही रास्ता प्रदान करता है। जब भोजन खाइएगा तो जैसे ही श्वास नली वाला उस पर ढक्कन बंद कर देता है तो भोजन आपका चल जाएगा किस में, आहार नाल में। तो लिखिएगा, एपिग्लोटिक्स को बंद कर देता है जिससे भोजन श्वास नली में ना जाकर ग्रास नली में चला जाता है, जिससे भोजन श्वास नली में ना जाकर ग्रास नली में चला जाता है। ग्रास नली में चला जाता है। क्या हो जाता है, ग्रास नली में चला जाता है। लैरिंक्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। लैरिंक्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है। लैरिंक्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। लैरिंक्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। आगे पॉइंट में लिखिएगा, पूछेगा कि बताइए एपिग्लोटिक्स का कंट्रोल कहाँ से होता है, हम लोग के दिमाग से। दिमाग का कौन सा भाग से, मेडुला ऑब्लांगाटा से। तो लिखिएगा, पूछेगा कि एपिग्लोटिक्स का कंट्रोल कहाँ से होता है, तो ब्रेन के कौन सा भाग से, मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो पूछेगा कि बताइए हम लोग का एपिग्लोटिक्स का मतलब कब बंद करना है, कब चालू करना है, मतलब कब इसको काम करना है, कब बंद करना है। तो बताइएगा कौन कंट्रोल करता है, कहाँ से, ब्रेन के कौन सा भाग से, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो लिखिएगा जा करके, एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। एपिग्लोटिक्स का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। अब आएगा उसके बाद जाकर के लिखिएगा श्वास नली, ट्रैकिया। बताएगा ये जो ट्रैकिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका यही ट्रैकिया आप कहाँ पहुँचेगा, फेफड़ा में। और कितने भागों में बटेगा, 2 भाग में। जब 2 भाग में बढ़ता है तो उसे क्या चीज बोलते हैं, ब्रोंकाई। और वही जब 2 भाग से बहुत ज़्यादा भागों में बढ़ जाएगा तो उसको क्या चीज कहेंगे, ब्रोंकाइटिस। तो बताइएगा ये जो श्वास नली है, ट्रैकिया है, ये किसको जोड़ने का काम करता है, फेफड़ा को। क्या चीज को जोड़ने का काम करता है, फेफड़ा को। तो लिखिएगा जल्दी, श्वास नली, ट्रैकिया लिख के डैश दीजिएगा। लिखिएगा, इसके द्वारा वायु फेफड़ा तक पहुंचता है। इसके द्वारा वायु फेफड़ा तक पहुंचता है। इसके द्वारा वायु फेफड़ा तक पहुंचता है। इसके द्वारा वायु कहाँ तक पहुंचता है, फेफड़ा तक। बताइएगा ट्रैकिया की लंबाई कितना सेंटीमीटर, लिखिएगा ट्रैकिया की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होता है। ट्रैकिया की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होता है। ट्रैकिया की लंबाई 10 से कितना सेंटीमीटर होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे ट्रैकिया का, यहाँ देखिए ये ट्रैकिया आपका था, ये आगे जाके कितने भागों में बैठा था, 2 भाग में। इसमें छल्ला पाया जाता है और उपास्थि का क्या चीज पाया जाता है, छल्ला, जिसको हाइलिन कहते हैं। जिसको क्या चीज कहते हैं, हाइलिन कहते हैं। पूछेगा कि बताइए ट्रैकिया के समूह पर छल्ले पाए जाते हैं
क्या चीज पाए जाते हैं? छल्ले, जिसे क्या चीज कहा जाता है? हाइलिन। तो लिखिएगा जा करके। देखिए ट्रैकिया के बाहर, ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज का ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज का छल्ला पाए जाते हैं, कार्टिलेज का छल्ला पाए जाते हैं। ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज का छल्ले पाए जाते हैं। ट्रैकिया के बाहर कार्टिलेज का छल्ले पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, जो क्या चीज करता है? सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे हाइलिन कहते हैं, जिसे हाइलिन कहते हैं। बताएगा ट्रैकिया आगे जाके कितने भागों में बढ़ जाता है? 2 भाग में। तो लिखिएगा ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है। ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाइल कहते हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैकिया आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। अब बताइए यही ब्रोंकाई आगे जाके कई शाखाओं में बढ़ जाएगा तो जिसे क्या चीज कहेंगे? ब्रोंकाइल। जल्दी लिखिएगा ट्रैकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा ब्रोंकाई, आगे लिखिएगा ब्रोंकाई आगे जाकर के, ब्रोंकाई आगे जाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती है, ब्रोंकाई आगे जाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती है, ब्रोंकाई आगे जाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती है, ब्रोंकाई आगे जाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाइलेस कहते हैं। ब्रोंकाई आगे जाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाइलेस कहते हैं। जिसे क्या चीज कहते हैं? ब्रोंकाइलिस कहते हैं। अच्छा बताइएगा ब्रोंकाइलिस के सिरे पर, ब्रोंकाइलिस के सिरे कहिए या मुंह पर, ब्रोंकाइलिस के सिरे पर अंगूर के जैसे गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान आकृति पाई जाती है, जिसे क्या चीज कहते हैं? एल्वियोली। यही गैसों का क्या चीज करता है? आदान प्रदान। गैसों का छाटने का काम कौन करता है? यही एल्वियोली। बताएगा जब निमोनिया या टीबी नामक बीमारी होता है तो कौन सा भाग प्रभावित होता है? एल्वियोली। ये इसी में छिद्र हो जाता है, छेद हो जाता है। तो लिखेगा जा करके। अगला ब्रोंकाइल लिखेगा, ब्रोंकाइल के सिरे पर, ब्रोंकाइल के सिरे पर, ब्रोंकाइलेस कर दीजिएगा, ब्रोंकाइलेस के सिरे पर, ब्रोंकाइलेस के सिरे पर, ब्रोंकाइलेस के सिरे पर, ब्रोंकाइलेस के सिरे पर, सिरे पर अंगूर के, अंगूर के, अंगूर के गुच्छे जैसी, ब्रोंकाइलिस के सिरे पर अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है। ब्रोंकाइलिस के सिरे पर अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे जिसे एल्वियोली कहते हैं, जिसे एल्वियोली कहते हैं। जिसे क्या चीज कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं, जिसे एल्वियोली कहते हैं। अब आएगा फेफड़ा के बारे में पढ़ लेते हैं। आगे लिखिएगा फेफड़ा, फेफड़ा लंग्स, LUNGS। यहाँ पे लंग्स पढ़ लेते हैं, लिखिएगा जल्दी फेफड़ा। बताएगा फेफड़ा को सुरक्षा देने के लिए कितना जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी। अगर पूछेगा टोटल से पसलियों की संख्या 24, अगर बीच में जो जोड़ के रख ले उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। तो 24 से कितना हो जाए? 25। तो लिखिएगा यह मानव के, लिखिएगा यह मानव के वक्ष गुहा से, वक्ष गुहा में पाया जाता है, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है, यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। आगे लिखिएगा मानव का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है। अगला पॉइंट में मानव का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है, जिसकी संख्या 1 की 2, जिसकी संख्या 2 होती है। मानव का प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है, जिसकी संख्या 2 होती है। जिसमें लिखेगा इसी में, जिसमें दायां फेफड़ा बड़ा होता है,
जिसमें दायां फेफड़ा बड़ा एवं बायां फेफड़ा छोटा होता है। जिसमें दायां फेफड़ा बड़ा एवं बायां फेफड़ा क्या होता है? छोटा होता है। जिसमें दायां फेफड़ा बड़ा एवं बायां फेफड़ा छोटा होता है। अच्छा पूछेगा कि बताइए बायां फेफड़ा छोटा क्यों होता है? ये जस्ट इसके बगल में क्या चीज पाया जाता है? हार्ट पाया जाता है। तो लिखिएगा बायां फेफड़ा छोटे होने के कारण, बायां फेफड़ा छोटा होने के कारण, बायां फेफड़ा छोटा होने के कारण क्योंकि इसके जस्ट बगल में हार्ट पाया जाता है। बायां फेफड़ा छोटा होने के कारण क्योंकि इसके जस्ट बगल में हार्ट पाया जाता है। क्योंकि इसके जस्ट बगल में क्या चीज पाया जाता है? हार्ट। बताइएगा जो बड़ा फेफड़ा है, हम बताए थे कि बड़ा फेफड़ा में कितने लोब पाए जाते हैं? 3 कि 2? 3। बड़ा फेफड़ा में कितने लोब? 3। और छोटा फेफड़ा में 2। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, बड़ा फेफड़ा में 3 लोब पाए जाते हैं। बड़ा फेफड़ा में 3 लोब पाए जाते हैं। लोब का मीनिंग LOB। बड़ा फेफड़ा में 3 लोब पाए जाते हैं, जबकि छोटे फेफड़ा में 2 लोब पाए जाते हैं। बड़ा फेफड़ा में 3 लोब पाए जाते हैं, जबकि छोटे फेफड़ा में 2 लोब पाए जाते हैं। बड़ा फेफड़ा में 3 लोब पाए जाते हैं, जबकि छोटे फेफड़ा में कितने लोब पाए जाते हैं? 2 लोब पाए जाते हैं। बताएगा हम अभी बताए थे, जब आगे समझा रहे थे तो बताए थे कि निमोनिया और टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, निमोनिया टीबी जैसी बीमारी में, निमोनिया और टीबी जैसी बीमारी में, निमोनिया और टीबी जैसी बीमारी में फेफड़ा प्रभावित होता है। निमोनिया और टीबी जैसी बीमारी में फेफड़ा प्रभावित होता है। आगे लिखिएगा फेफड़ा को फुफ्फुस भी बोला जाता है। फेफड़ा को क्या बोला जाता है? फुफ्फुस। फुफ्फुस। इसी को इंग्लिश में पल्मोनरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी। पल्मोनरी, पल्मोनरी लिखिएगा। फेफड़ा को फुफ्फुस या इंग्लिश में पल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा को फुफ्फुस पल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा को फुफ्फुस, उसी को इंग्लिश में पल्मोनरी भी कहते हैं। आगे फेफड़स को बताइएगा, फेफड़ा को फुफ्फुस या पल्मोनरी भी कहते हैं। आगे फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा आपका प्लूरल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन से, फेफड़ा मेम्ब्रेन, MEMBREN। पूछेगा कि बताइए फेफड़ा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फेफड़ा किस मेम्ब्रेन, झिल्ली से, फेफड़ा किस झिल्ली से घिरा होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन से। किस झिल्ली से घिरा होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन से। तो लिखिएगा फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली से घिरा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली से घिरा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली से घिरा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन नामक झिल्ली से क्या होता है? घिरा होता है। अच्छा बताइएगा रक्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ पे आएगा? फेफड़ा में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन छाट के रखा हुआ है एल्वियोली। तो बताइए रक्त शुद्ध होने के लिए कहाँ पे आएगा? फेफड़ा में। अब बताइए जब अशुद्ध होगा तो अशुद्ध होकर के कार्बन डाइऑक्साइड ला के कहाँ छोड़ता है? फेफड़ा में। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में आता है। रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में आता है। रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में आता है। रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में आता है, जहां फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है।
रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में आता है, जहाँ फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है। जहाँ फेफड़ा रक्त में क्या चीज़ मिला देती है? ऑक्सीजन मिला देती है, जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं, जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। जिसे रक्त का क्या चीज कहते हैं? शुद्धिकरण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे आइएगा, अब पढ़ना ऑक्सीजन का परिवहन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन अगला टॉपिक है पढ़ना। इसमें ऑक्सीजन का परिवहन, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे परिवहन होता है जो, अच्छा बताएगा। हमारे शरीर में देखिएगा जो ब्लड है फेफड़ा में आएगा, तो बताइए यहाँ पे शुद्ध होगा क्या? शुद्ध होगा। शुद्ध क्या चीज़ मिलने से शुद्ध होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेके जाएगा कौन? हीमोग्लोबिन। कहाँ पहुँचाएगा? कोशिका तक। तो भैया जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है तो कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब बताएगा ये जो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज को टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो उसको लेके आएगा तो क्या चीज़ बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बताएगा जब ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो क्या चीज़ कहलाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा तो अब हेडिंग मारेगा ऑक्सीजन का परिवहन। अच्छा बताइए ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन। मेन है रक्त का जो हीमोग्लोबिन है वही करता है ऑक्सीजन का परिवहन। तो लिखिएगा, लिखिएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर। अच्छा बताइएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ अस्थायी मतलब परमानेंट या टेम्प्रोरी यौगिक बनाता है। कैसा बनाएगा? परमानेंट की टेम्प्रोरी? टेम्प्रोरी, क्योंकि परमानेंट रहेगा तो ऑक्सीजन को उधर जाके छोड़वे नहीं करेगा, जबकि वहाँ कोशिका में जाकर ऑक्सीजन को क्या चीज कर दे रहा है? छोड़ दे रहा है। तो बताएगा परमानेंट बनाता है कि टेम्प्रोरी बनाता है? टेम्प्रोरी। तो लिखिएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर अस्थायी यौगिक बनाता है। अस्थायी, अस्थायी यौगिक बनाता है। लिखिएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन अति हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर अस्थायी, अस्थायी क्या चीज बनाता है? अस्थायी यौगिक बनाता है। जैसे में लिखिएगा, जब बताइएगा, जब भैया ये हीमोग्लोबिन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन किससे मिलेगा? ऑक्सीजन से। किससे मिलेगा? ऑक्सीजन से। ये कहलाएगा HbO2। HbO2 मतलब कौन सा ऑक्सीजन कहलाएगा? बताइएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कार्बोक्सी। अच्छा ये बताइए ये कहाँ है आपका? ब्लड में। ये बताइए ये कहाँ मिलेगा आपको? फेफड़ा में, लंग्स में। LUNGS, लंग्स। अच्छा बताओ जब ऑक्सीजन मिला हुआ है तो शुद्ध ब्लड कहलाएगा क्या? शुद्ध ब्लड भैया ये शुद्ध ब्लड कहलाएगा। और जब शुद्ध ब्लड है तो ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन है तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे कि कार्बोक्सी कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए जल्दी इसको उतारिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बताएगा जब यहाँ देखिएगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो शुद्ध ब्लड कहलाएगा क्या? शुद्ध। और इसको जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो कौन सा हीमोग्लोबिन? ऑक्सी। अब पूछेगा कि बताए हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। जब ये ऑक्सीजन को लेके जाता है तो चटकार रंग हो जाता है, लाल रंग का क्या हो जाता है? चटकार। ये दिया हुआ है कि जब ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो कैसा बन जाता है? लाल रंग का चटकार हो जाता है। तो पूछेगा कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैगनी। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? बैगनी। यहाँ पे लिख लीजिएगा इसका रंग बैगनी होता है, बगल में लिख लीजिएगा बैगनी, बैगनी लिख लीजिएगा। इसको ब्लड के बगल में बैगनी लिख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन का कलर बैगनी कलर का होता है। लिखेगा जल्दी, हीमोग्लोबिन का रंग, अगला पॉइंट में लिखेगा हीमोग्लोबिन का रंग, हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी होता है। हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी होता है। जबकि 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 ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहने का मतलब ऑक्सीजन से मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है? मिला हुआ है। और जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग लाल रंग का, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रंग लाल चमकदार होता है।
लाल चमकदार होता है। आगे लिखिएगा, एक समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा एक समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम पर 100 ml होता है। मैंने 100 ml में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। लिखिएगा, एक समान व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम पर 100 ml होता है। 15 ग्राम पर 100 ml होता है। आगे लिखिएगा, तो बताएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछेगा कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैगनी। लेकिन जब ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा, तो इसका रंग कैसा होगा, लाल रंग का चमकदार या लाल रंग का कहीं चटकार देता है। आगे आइएगा, आप देखिएगा, लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रवाह, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव, लिखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव, लिखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली गैस है। अच्छा, कोई बता सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, CO। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। लिखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीली गैस होती है जो CO के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण, जो CO के प्रति, CO मतलब वही कार्बन मोनोऑक्साइड, जो CO लिख दीजिएगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण ऑक्सीजन से 2.5 गुना ज़्यादा होता है, 250 गुना ज़्यादा, ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पूछेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिएगा, ये पॉइंट जो लिखा है इसको समझिएगा। इधर देखिएगा, लिखा है कि बताएगा यहाँ पे, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन है। पूछेगा कि बताइए, ज़्यादा हीमोग्लोबिन बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करता है या फिर ऑक्सीजन को, कार्बन मोनोऑक्साइड को 250 गुना ज़्यादा, इससे ज़्यादा इसको 250 गुना ज़्यादा ये पसंद है कार्बन मोनोऑक्साइड। यही होता है कि जब कभी सुने होंगे कि ठंडे के दिनों में लोग घर में अपना कोई आग जला करके सोते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या चीज़ निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कभी भी ठंडी के दिनों में घर में आग जला करके नहीं सोना चाहिए, जिसमें आप उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वही आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यही ब्लड के साथ जब आपको मिलता है तो आपको नींद भयानक आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, घर में आग पकड़ लेगा। समझ में आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पसंद है। जब आपके शरीर में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शरीर में क्या चीज़ आना चाहिए, ऑक्सीजन। अब उसको पसंद कुछ है, और रात में जब सो रहे हैं आग जला करके, तो उसको घर में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, वो ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगा, लेके जा किसको रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपके शरीर में क्या चीज़ की कमी हो गया, ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि ऑक्सीजन तो छोड़ दे, उसको पसंद ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है। हीमोग्लोबिन को पसंद ज़्यादा कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँचा रहा है, और आपको शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए और आप शरीर का डेथ हो जाता है। मतलब मनुष्य है जो घर में बंद होकर के क्या हो जाएगा, घुटन से मर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा था, उसके शरीर में क्या चीज़ नहीं जा रहा था, गुआ थी ऑक्सीजन। आई बोलबो नहीं करेगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसको पसंद है ज़्यादा, 250 गुना ज़्यादा। ऑक्सीजन से ज़्यादा कौन पसंद है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कितना गुना, 250 गुना। मतलब वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा, लेके जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, और घुटन के कारण लोगों का मृत्यु हो जाता है। इस चलते कहा जाता है कि ठंडी के दिनों में अपने घर में आग जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ जाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगा, जिस कारण घुटन के कारण क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो लिखिएगा, वही लिखा है पॉइंट में, 250 गुना ज़्यादा होता है। यहाँ तक हो गया ना, 250 गुना क्या होता है, ज़्यादा। आगे लिखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में
अच्छा बताओ, जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा हीमोग्लोबिन को एक ऑक्सीजन दिया जाएगा, यहाँ समझिएगा, एक तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक तरफ ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन किसको ज़्यादा ले जाना पसंद करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कि ऑक्सीजन को? यही होता है, जब आप ठंडियों के दिन में घर में आग जलाकर सोते हैं तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को शरीर में पहुँचा रहा है और ऑक्सीजन छोड़ ले, अंदर अब ऑक्सीजन का कमी हो गया, तो जैसे आपको अंदर ऑक्सीजन का कमी होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, बेहोशी का हालत में ही आप मर जाइएगा, क्योंकि पहुँचा कुछ ही को दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड का, पहुँचाना कुछ ही चाहिए था उसको, ऑक्सीजन ले ही नहीं जा रहा था। इस चलते कहा जाता है कि साइंस के हिसाब से कि ठंडी के दिनों में आपको घर के अंदर आग जलाकर नहीं सोना चाहिए। बहुत सारे लोग रूम को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए जला के सो जाते हैं, लेकिन यही दिक्कत करता है क्योंकि वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो लिखिएगा जल्दी, कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर लेता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर लेता है, जिससे इसके ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। जिससे इसके ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इसके ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ब्लड में ऑक्सीजन का कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ब्लड में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिस कारण मस्तिष्क अब चेतना अवस्था में चला जाता है। अब चेतना मतलब डिप्रेशन, अब चेतना, जिस कारण मस्तिष्क फिर से बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण मस्तिष्क अब चेतना अवस्था में चल जाता है, जिस कारण मस्तिष्क अब चेतना अवस्था में चला जाता है, मतलब सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाता है, जिस कारण मस्तिष्क अब चेतना अवस्था में चला जाता है, अब चेतना अवस्था में चला जाता है, तथा लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण, तथा लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण, तथा लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण, तथा लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तथा लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तथा लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तथा लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगला हेडिंग मारिएगा, कुपिका बोला जाता है वायु कोष्ठक। अगला हेडिंग है वायु कोष्ठक, इसी को कुपिका बोला जाता है या इसी को एल्वियोली बोला जाता है इंग्लिश में, ALEVEOLI, एल्वियोली। चलिए हेडिंग मारिएगा जल्दी, वायु कोष्ठक, कुपिका या इसी को एल्वियोली। अगला टॉपिक पढ़ना है जाकर के, आगे देखिएगा। अच्छा बताइएगा, ये जो एल्वियोली यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या चीज़ है, देखिए ये आपका श्वसन मार्ग है, नासा छिद्र, और ये देखिएगा यहाँ पे ये आपका क्या चीज़ है, नासा छिद्र। ये आपका क्या चीज़ है, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे जाके कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ट्रैकिया के पे ही ब्रोंकाइलेस है, ये आपका क्या चीज़ है, ब्रोंकाइलेस। ब्रोंकाइलेस के ही सिरे पर, ब्रोंकाइलेस के सिरे पर क्या चीज़ पाया जाता है, एल्वियोली। अंगूर के गुच्छे की संरचना जैसे, अंगूर के गुच्छे की संरचना जैसी आकृति पाई जाती है, जिसे क्या चीज़ कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। तो लिखिएगा जल्दी, ब्रोंकाइलेस के सिरे पर, ब्रोंकाइलेस के सिरे पर, ब्रोंकाइलेस के सिरे पर अंगूर के गुच्छे जैसे, ब्रोंकाइलेस के सिरे पर अंगूर के गुच्छे जैसे, ब्रोंकाइलेस के सिरे पर अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं। बताएगा, गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, एल्वियोली। लिखिएगा, एल्वियोली गैसों का विनिमय का कार्य करता है। अगला पॉइंट में, एल्वियोली गैसों का विनिमय का कार्य करता है, एल्वियोली गैसों का विनिमय का कार्य करता है, एल्वियोली गैसों का विनिमय का कार्य करता है।
बताएगा। जब एल्वियोली जाम हो जाता है, मतलब काम नहीं कर रहा है, जब एल्वियोली जाम हो जाता है तो उसको निमोनिया कहते हैं। कौन सा बीमारी कहा जाता है? निमोनिया। तो लिखेगा जब एल्वियोली जाम हो जाता है, जब एल्वियोली जाम हो जाता है तो इस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। जब एल्वियोली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। लिखिएगा अगला। अच्छा बताए थे कि बताइए जब एल्वियोली में छेद हो जाएगा तो उसे कौन सा बीमारी कहते हैं? टीबी। तो लिखिएगा टीबी नामक रोग में, अगला पॉइंट पे लिखिएगा, टीबी नामक रोग में एल्वियोली में, टीबी नामक रोग में एल्वियोली में छिद्र हो जाते हैं। टीबी नामक रोग में, टीबी नामक रोग में एल्वियोली में छिद्र हो जाते हैं। छिद्र हो जाते हैं, जबकि एल्वियोली पर बलगम जम जाते हैं। जबकि एल्वियोली पर बलगम जम जाते हैं, बलगम को ही कफ बोलते हैं। जबकि एल्वियोली पर बलगम जम जाते हैं, जबकि एल्वियोली पर बलगम जम जाते हैं तो उस बीमारी को दम्मा कहते हैं। तो उस बीमारी को दम्मा कहते हैं। दम्मा मतलब खांसी। आगे लिखिएगा एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं जुड़े होते हैं। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं जुड़े होते हैं। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं जुड़े होते हैं जिसमें रक्त पाए जाते हैं। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं जुड़े होते हैं। एल्वियोली में रक्त कोशिकाएं जुड़े होते हैं जिसमें रक्त पाए जाते हैं। जिसमें क्या चीज़ पाए जाते हैं? रक्त पाए जाते हैं। अब यही रक्त है जो एल्वियोली में कोशिकाएं होगा, जो रक्त पाया जाएगा, यही है जो यहाँ से ऑक्सीजन जो बनेगा रक्त क्या चीज़ करके जाएगा? लेकर के जाएगा। कहाँ तक लेके जाएगा? कोशिकाओं तक। तो लिखिएगा आगे, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो एल्वियोली के द्वारा छाटे गए ऑक्सीजन को, रक्त क्या चीज लिखा देते? हाँ, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो एल्वियोली के द्वारा छाटे गए ऑक्सीजन को, जो एल्वियोली के द्वारा छाटे गए ऑक्सीजन को, जो एल्वियोली के द्वारा छाटे गए ऑक्सीजन को एल्वियोली के द्वारा छाटे गए ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा यहाँ पे। अच्छा बताओ, इसमें जो आपका होता है एल्वियोली है, इसमें बहुत सारे रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इधर से बताओ शरीर से क्या लेके आया है? जब ब्लड लेके आया, शुद्ध ब्लड लेके आया होगा शरीर के अंदर से, क्या शुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। यहाँ से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है सब यहाँ छोड़ देगा, और यहाँ से जो ऑक्सीजन रहेगा वो ब्लड में मिला देगा। अब ब्लड का कौन सा भाग में मिलेगा? हीमोग्लोबिन में। किस में मिलेगा? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन शरीर में लेके जाएगा और फिर उस शरीर में ग्लूकोज टूटेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर उसको लेके आएगा। यही क्रिया हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाता है, फेफड़ा से क्या चीज लेके जाता है? ऑक्सीजन, और उधर से क्या चीज ला के छोड़ देता है? कार्बन डाइऑक्साइड ला के छोड़ देता है। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा, जब हम सांस छोड़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे ला के छोड़ा कुछ है कार्बन डाइऑक्साइड, लाके छोड़ा क्या चीज? यहाँ से लेके गया क्या चीज था? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लाके छोड़ता है तो वही हम जब सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और ऑक्सीजन हम लेते हैं तो यहाँ पे छाट के रखता है, ब्लड का इंतजार करता है कि ब्लड कख नहीं आएगा, ब्लड में वही ऑक्सीजन मिला के भेज देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ रख लेता है। वही जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो लिखिएगा, जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोली में पहुँचा हुआ CO2, जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोली में पहुँचा हुआ CO2, जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोली में पहुंचा हुआ CO2, जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोली में पहुंचा हुआ CO2, जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वियोली में पहुंचा हुआ CO2 बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है। बाहर निकल जाता है।
यह प्रक्रिया रेगुलर चलता रहता है, यह प्रक्रिया रेगुलर चलता रहता है, यह प्रक्रिया रेगुलर चलता रहता है। आगे लिखिए, अगला पॉइंट भी लिखिएगा। एल्वियोली, अगला लिखिएगा एल्वियोली। एल्वियोली, एल्वियोली में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अस्थायी अभिक्रिया कर, एल्वियोली में, अगला पॉइंट में, एल्वियोली में, एल्वियोली में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अस्थायी अभिक्रिया कर, एल्वियोली में, एल्वियोली में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अस्थायी अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एल्वियोली, एल्वियोली में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अस्थायी अभिक्रिया कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुंचकर, बताओ जी, ऑक्सी, यहाँ ध्यान दीजिएगा जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, यहाँ समझिएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन को लेके गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेके गया है? ऑक्सीजन को। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में जाके क्या चीज़ को छोड़ देगा? ऑक्सीजन को, और वहाँ से क्या चीज़ को लेकर चला आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो लिखिएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में, कोशिका में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुँचकर ऑक्सीजन दे देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुँचकर ऑक्सीजन देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुंचकर ऑक्सीजन देता है, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज का तोड़ने का कार्य करता है, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज का तोड़ने का कार्य करता है, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज का तोड़ने का कार्य करता है, और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज का तोड़ने का कार्य करता है। अगला पॉइंट लिखिए, ग्लूकोज को तोड़ने के फलस्वरूप, अगला ग्लूकोज के तोड़ने के फलस्वरूप, अच्छा बताओ जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या चीज़ बनेगा? हाँ तो लिखिएगा ग्लूकोज के टूटने के फलस्वरूप, ग्लूकोज के टूटने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ग्लूकोज के टूटने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ग्लूकोज के टूटने के फलस्वरूप क्या चीज़ बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए हीमोग्लोबिन किसको लेके आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा कि कार्बोक्सी कहलाएगा? तो लिखिएगा ग्लूकोज के टूटने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लिखिएगा उसके बाद हीमोग्लोबिन, उसके बाद हीमोग्लोबिन, उसके बाद हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर, उसके बाद हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर, उसके बाद हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उसके बाद इसके बाद हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और CO2 को CO2 को फेफड़ा तक पहुंचाने का काम करता है, और CO2 को फेफड़ा तक पहुंचाने का कार्य करता है, और CO2 को फेफड़ा तक पहुंचाने का कार्य करता है, और CO2 को फेफड़ा तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद आपको पढ़ना है डायफ्राम। इसके बाद क्या चीज़ पढ़ना है? डायफ्राम। कल के क्लास में पढ़ाएंगे डायफ्राम क्या चीज़ है। जो डायफ्राम, जब हम सांस लेते तो डायफ्राम नीचे जाता है, सांस छोड़ते तो डायफ्राम कहाँ आता है? ऊपर। कल के क्लास में बताएंगे कि डायफ्राम का कैसे भाग है, महिलाओं में डायफ्राम कितना योगदान है। कल के क्लास में बताएंगे कि जब महिलाएं गर्भवती होती है तो उसमें डायफ्राम काम नहीं कर रहा होता, कुछ और काम कर रहा होता। तो कल के क्लास में बताएंगे कि डायफ्राम क्या है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।